सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम एसएससी 2025 के लिए जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम लेक्चर नंबर 7 आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो देखो मटकी का बताओ। मटकी आपने सुना होगा, ये एसएससी सीजीएल के 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो मटकी देखो, ये पहली बात तो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है, मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला रीजन होता है ना, तो उस रीजन का फेमस त्यौहार है और एक प्रकार का सामुदायिक नृत्य है। और मध्य प्रदेश के और कौन कौन से नृत्य हैं, एक देखो यहाँ का जवारा है। ठीक है, तो जवारा नृत्य भी यहीं का है, जवारा हो गया। और कौन कौन से हैं, जवारा हो गया। और देखो तुतीली, तुतीली भी यहीं मध्य प्रदेश का ही नृत्य है। तुतीली इसमें क्या होता है, ये कमर जनजाति, ये कमर जनजाति जो मध्य प्रदेश में रहती है उसका फेमस त्यौहार नृत्य है। ठीक है, मतलब लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो तिली हो गया और मुरिया हो गया। मुरिया भी एमपी से संबंधित है, मुरिया हो गया। और कौन सा, बारदी। ठीक है, तो मुरिया एमपी, मुरिया, तुतीली, बारदी, ये भी। तो ये मुरिया जो है लिंगोपेन जनजाति द्वारा किया जाता है, लिंगोपेन जनजाति। और ये बारदी जो होता है ना, दीपावली के टाइम पे होता है। तो दीपावली के टाइम पे बारदी का नृत्य किया जाता है। और ये देखो, आपने सुना होगा फूल पार्टी, है ना, फूल पार्टी, ये भी कहाँ का है, फूल पार्टी का संबंध भी एमपी से है। फूल पार्टी हो गया, अहेरी हो गया, शैला हो गया। ठीक है, तो फूल पार्टी, अहेरी, शैला। तो ये कुछ और नृत्य याद रखने हैं मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, तो ये आप इतना मध्य प्रदेश के बारे में ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, मध्य प्रदेश। अच्छा, महाराष्ट्र का बताओ। इसमें महाराष्ट्र का क्या, महाराष्ट्र के कौन कौन से, महाराष्ट्र का तो आपको पता होगा, काला हो गया, ये श्री कृष्ण के लिए होता है, काला हो गया। ठीक है, ये श्री कृष्ण का। लावड़ी, लावड़ी का क्या होता है, लावड़ी में होता है, लावड़ी भी महाराष्ट्र का है। इसमें 9 गज की साड़ी पहन के महिलाएं नृत्य करती हैं। 9 गज की साड़ी, ये फेमस है, 9 गज साड़ी महिलाओं। ठीक है, तो 9 गज साड़ी पहन के महिला इसका नृत्य, ये नृत्य आयोजन करती हैं। ठीक है, तो महिला, ये आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया। ठीक है, पोवड़ा हो गया। पोवड़ा किस लिए हो, तो पोवड़ा शिवाजी के उपलक्ष्य में किया था, शिवाजी के लिए ये किया जाता है, शिवाजी का नृत्य है पोवड़ा। ठीक है, तो पोवड़ा हो गया, पोवड़ा हो गया। और कौन सा है, लेजिम, तमाशा, नकटा। तो ये सब महाराष्ट्र के हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेजिम हो गया, तमाशा हो गया और नकटा। ठीक है, तो नकटा, लेजिम, तमाशा, नकटा, ये सब महाराष्ट्र से नृत्य संबंधित है। ठीक है, और गुजरात का बताओ। तो गुजरात का भी यहीं पे लिख लेते हैं। तो गुजरात का गरबा, डांडिया, ये सब आपको पता ही होगा। गरबा हो गया, डांडिया हो गया, तो गरबा हो गया, डांडिया हो गया। और को भवाई, भवाई भी बहुत ही फेमस है, ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भवाई में क्या होता है, नर्तक जो नाचने वाला होता है सर पर अपने घड़ा रख के नाचता है। ठीक है, तो भवाई और टिप्पणी, ये तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। गरबा, डांडिया, भवाई, टिप्पणी सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रासलीला और पनिहारी भी यहीं का है। तो रासलीला तो आप समझ जाओगे, तो रासलीला भी और पनिहारी, तो ये रासलीला और पनिहारी भी कहाँ से, गुजरात से संबंधित है। अच्छा, पंजाब का भी यहीं पर कर लेते हैं, अब इतना कर रहे हैं तो पंजाब का बताओ। पंजाब का कौन कौन से फेमस नृत्य हैं, पंजाब का हो गया भांगड़ा हो गया, बैसाखी पे किया जाता है। ठीक है, भांगड़ा जो है ये बैसाखी के त्यौहार पर मेन त्यौहार है। झूमर हो गया, इसको पुरुष आयोजन करते हैं। ठीक है, झूमर जो होता है इसमें पुरुष होते हैं, तो पुरुषों का मेन नृत्य होता है झूमर। ठीक है, जूली हो गया, तो झूमर, जूली, किकली होता, किकली जो नृत्य होता है ये जोड़े में नृत्य किया जाता है। ठीक है, किकली हो गया, गिद्दा हो गया। तो भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, ये सब आपको, तीजन भी याद रखना, तीजन भी पंजाब से संबंधित है। तो ये सब कुछ याद रखने। देखो एसएससी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, आपको इनको याद ही रखना, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सेट में फंसना ही फंसना है। ठीक है, चलो, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, आपको ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये कुछ और नृत्य हैं, इनको बताओ। ये कहाँ से, गोटी पुआ कहाँ से संबंधित है, गोटी पुआ ये उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, नौटंकी, तो ये आपकी यूपी वाले नौटंकी करते हैं। कालबेलिया और गणगौर, ये राजस्थान हो गया। कालबेलिया 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया है इसको। बाघा नाच कहाँ का, बाघा नाच कहाँ का, ये भी उड़ीसा का ही फेमस है। चारकुला, चारकुला बताओ, चारकुला भी कहाँ का, यूपी का। ठीक है, चारकुला भी त्यौहार नृत्य जो यूपी का है। चेराव, चेराव कहाँ से, मिजोरम से है चेराव। लाई हरोबा कहाँ का, लाई हरोबा कहाँ, ये मणिपुर, मणिपुर लाई हरोबा है ना, मणिपुर लाई हरोबा ये फेमस है। नोग क्रेम और वांगला ये मेघालय के हैं। ठीक है, तो नोग क्रेम और वांगला मेघालय। फगुआ, फगुआ कहाँ का है, फगुआ झारखंड और कड़ुआ आपका केरल। ठीक है, तो ये कुछ और नृत्य याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया। अच्छा, 4A को किससे शामिल किया गया था, 42वें से। ठीक है,
अब ये 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है आपका, इसके बारे में करते हैं, चलो यहीं पर करते हैं, ठीक है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कब हुआ था? पहली बात तो 1976 का है अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये 1976 का अमेंडमेंट है, ये आप देखिएगा, इसके बारे में पूरा करते हैं। इसको एक मिनी संविधान के नाम से जाना गया क्योंकि इतने संशोधन हुए भाई इसमें कि इसको मिनी संविधान भी कहा गया। चलो ठीक है, करते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ? पहली बात तो 3 नए शब्द इसमें जोड़े गए। 3 नए शब्द, तीनों नए शब्द बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया समाजवादी, ठीक है, तो समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और कौन सा तीसरा कौन सा शब्द है? अखंडता, ठीक है। तो ये 3 शब्द जोड़े गए, ठीक। इन तीनों शब्दों को याद रखना है। और इसी से मूल कर्तव्य जोड़े गए। आपके मूल कर्तव्य ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए ये बताओ। तो इनको संविधान के भाग 4A में, ठीक है, तो संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया? इसमें एक और संविधान संशोधन किया गया, जो संवैधानिक संशोधन होने वाले हैं, जो आपके संवैधानिक संशोधन होंगे, इनको मतलब न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको ये संशोधन भी इसी में हुआ, इनको न्यायिक जांच से बाहर किया गया, ठीक है। तो न्यायिक जांच से इनको बाहर कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मेन कुछ संशोधन हुए इस 42वें में। और इसमें क्या हुआ था ना, एक और चेंजेस हुआ था, जो लोकसभा और विधानसभा इस उनका जो कार्यकाल होता था, टर्म होती थी, इनकी टर्म में बदलाव किया गया। 5 साल होती थी, इसको 6 साल कर लिया गया, ठीक है। बट इसको 6 से 5 भी कर दिया गया। आगे मैं बताता हूँ। फिर 44वां जो संशोधन हुआ ना, ये 44वें संशोधन में इसमें लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल वापस 6 साल से तुरंत वापस 5 साल कर दिया गया। तो ये अभी 5 साल ही चल रहा है, ठीक है। इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है तो आपको बताना है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या हुआ? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था 44वें संशोधन में, संपत्ति का जो फंडामेंटल राइट था, इसको हटा दिया गया। इसको कहाँ जोड़ा गया? फिर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया 300 का में, 300 ए आर्टिकल में, ये आर्टिकल है आपका। और इसको कौन सा मतलब मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो आपको इसीलिए आपकी संपत्ति पर आपका मौलिक अधिकार नहीं, मतलब सरकार चाहे तो आपको उसका पैसा दे के आपसे ले सकती है ज़मीन, ठीक है। तो यही होता है ठीक है। तो ये आपको पता होगा। ये अच्छा, ये 44वां जो संशोधन हुआ था 1978 में हुआ था, ठीक है। तो ये डेट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी में क्या हुआ? इसी में हुआ 20वां एंड 21वें जो फंडामेंटल राइट हैं। तो 20वां और 21वां जो आर्टिकल 20 और 21 जो फंडामेंटल राइट हैं, ये निलंबित नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबन नहीं होगा इनका। तो ये इसी में आया था, राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबन नहीं, ठीक है। तो निलंबन नहीं हो सकता इनका। तो ये संशोधन भी 44वें में आया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें थी जो एग्जाम में सीधी पूछी जाएंगी। तो ये यहाँ पे 42वां आएगा, तो ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें आपको पता होंगी। अच्छा, 52वें ये संविधान संशोधन, 52वां जो संविधान संशोधन है, इसमें क्या हुआ था? तो 52 नंबर का तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो 52वें में क्या हुआ था? तो 52 में हुआ था 1985 में आया पहली बात। तो 1985 में संशोधन हुआ। इसमें दल बदल विरोधी कानून आया, जो मतलब नेता लोग आपस में दल बदल लेते थे ना चुनाव जीतने के बाद, तो वो नहीं हो पाएगा। तो दल बदल विरोधी कानून आया इसमें, ठीक है। तो कानून आया, और जो कहाँ जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची बनाई गई, ठीक है। 10वीं अनुसूची बना के उसको इसमें रखा गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 52वां संविधान संशोधन। अच्छा, 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 61वां ये आया कब? ये आया था आपका 1989 में। तो इसमें क्या किया गया ना, जो मतदान की उम्र थी, जो मतदान की आपकी उम्र थी 21 वर्ष थी पहले, 21 वर्ष से इसको 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन थे, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, 73वां संविधान संशोधन के बारे में बताओ। इसमें क्या हुआ था? इसमें भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है, जिसमें क्या था? पंचायत। तो भाग 9 जिसमें पंचायत था, ये जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में, ठीक है। तो 1992 में ये हुआ था। और इसी में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायत के कितने 29 विषय का उल्लेख है। 29 विषय, ये संख्या पूछी गई थी एग्जाम में, कितने विषय उल्लेख है ना। 74वां संविधान संशोधन ये कब आया था? तो ये भी 1992 में ही आया। और इसमें भाग 9 का जोड़ा गया। तो भाग 9 का, ठीक है। तो ये इसका क्या था? इसका नाम था पंचायत, इसका नाम था नगर पालिका। तो नगर पालिका, ठीक है। इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसमें जोड़ी गई अनुसूची
12वीं यानी 12th अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कितने टोटल विषय थे? 18 विषय। ये विषय भी आपको ध्यान रखने, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनता है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2002 में। तो 2002 में संशोधन हुआ, ठीक है, 2002 में संशोधन हुआ। और इसमें कौन सा क्या हुआ और क्या क्या हुआ? 2 में संशोधन हुआ, इसमें आर्टिकल नंबर 21 का जोड़ा गया। आर्टिकल 21 का जोड़ा गया, जिसमें क्या है, इसमें क्या लिखा है? 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 101वें में क्या हुआ था? तो ये कब हुआ था? पहली बार 2016 में हुआ, इसमें जीएसटी का कानून आया, ठीक है। 103वें में क्या हुआ था? ये 2019 में आया, जो EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन थे उनके लिए कानून आया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ और संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रजाति है? ठीक है, ये बताओ भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए जियोग्राफी से रिलेटेड है, ये भी CGL में आया था, पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ही कर लो, मतलब सब कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इनसे पूछा जाता है, ये हमेशा आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में पहला कौन सा? तो ये कुछ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन और पर्वतीय वन। इनके बारे में, सबके बारे में कर लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मेनली पश्चिमी घाट, जो आपका भारत का पश्चिमी जो घाट है ना, पश्चिमी घाट में मेनली पश्चिमी घाट, जैसे अंडमान एंड निकोबार में भी, अंडमान एंड और नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो यहाँ मेनली ये पाए जाते हैं। इनके लिए बारिश कितना चाहिए? ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन चाहिए। टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। तो ठीक है, टेम्परेचर भी 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। और मेन फसलें ये जो जहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, तो ये तो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, ये तो आपको पता चल गया, क्योंकि जो आपकी इक्वेटर होती है, भूमध्य रेखा, उसके आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो इसमें कौन कौन से हैं। तो एक रोजवुड हो गया, रोजवुड आपके लिए क्वेश्चन बनाएगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं। रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, ठीक है, रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, और कौन कौन सा? एनी हो गया, आबनूस हो गया। तो एनी आबनूस, ठीक है, तो एनी आबनूस ये हो गए कुछ पेड़। और कौन सा? देवदार भी इसी में आता है, देवदार भी हो गया, देवदार हो गया। सुपारी का जो पेड़ होता है, सुपारी, वो भी हो गई। जैतून हो गया, ठीक है, तो जैतून हो गया। एंड अनार का भी इसी में आता है, ठीक है। तो ये कुछ फसलें हैं, पेड़ हैं, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है इसके लिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है आपके लिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इनके बारे में करते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? देखो ये मेनली नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में होता है, उड़ीसा में होता है, MP में होता है, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके लिए क्या 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच की रेंज चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर बीच की रेंज चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। प्रमुख फसलें कौन सी हैं? सागौन का जो पेड़ होता है, तो इसका आंसर कौन होगा? सागौन, ठीक है। सागौन का जो पेड़ होता है, सागौन हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, सागौन, साल, शीशम, ठीक है। शीशम का पेड़ तो जानते होगे। और महुआ, आंवला, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं पर्णपाती में। महुआ जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है, तो ये सब पत्तियां गिराते हैं भाई। तो सागौन, साल, शीशम, आंवला, चंदन भी हो गया, चंदन, ठीक है, तो चंदन का पेड़ किस में आता है? पर्णपाती वन में। तेंदू हो गया, पलाश का पेड़ होता है, पलाश, ठीक है, तो तेंदू, पलाश और बेल, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। एक्सल वुड एक पेड़ होता है, वो भी इसी में ही आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, चंदन, तेंदू, पलाश, बेल, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आते हैं, ठीक है। चलो, कांटेदार वन ये कहाँ पाए जाते हैं? तो कांटेदार वन मेनली इनके लिए क्या होता है? इनके 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम रेन होती है, और काली मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। काली मिट्टी इनके लिए ज़रूरत होती है, ठीक है, काली मिट्टी होती है। वो कहाँ होता है? ये मेनली हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, MP में भी कुछ पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो कौन कौन सी फसलें हैं इसमें? बबूल हो गया, कोको हो गया, ठीक है, बबूल, कोको, और कौन सा? अरे ये क्या लिख रहा हूँ? तो बबूल हो गया और कोको, ठीक है, तो कोको हो गया, ठीक है। और कौन कौन से? खैर हो गया, खजूरी हो गया, तो इसमें लिखो खैर, खजूरी, तो खैर, खजूरी, और नीम भी इसी में आता है, ठीक है, तो नीम भी इसी में, ठीक है। तो चलो, कांटेदार वन हो गया, बबूल हो गया, कोको हो गया, खैर हो गया, खजूरी, नीम, ये सब कांटेदार वन में आते हैं। पर्वतीय वन कहाँ होते हैं? ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? देखो, नॉर्थ एंड साउथ दोनों जगह होते हैं, बट मेनली ये हिमालय में, पर्वतों में पाए जाते हैं, ठीक है। हिमालय हो गया। तो देखो यहाँ कौन कौन से होते हैं? यहाँ मिनिमम 200 सेंटीमीटर, तो मिनिमम 200 सेंटीमीटर रेन की ज़रूरत होती है, मतलब काफ़ी वर्षा चाहिए इनको। और कौन कौन सा होगा? चंपा हो गया, चीड़ हो गया, ओक हो गया, ठीक है, तो चंपा, चीड़, ओक हो गया। जामुन का पेड़ भी यही होता है। देवदार हो गया,
ठीक है, देवदार हो गया, चेस्टनट भी होता है, चेस्टनट आप समझते हो ना। अरे यार, ठीक है, तो देखो चेस्टनट होगा, चेस्टनट आपको पता ही होगा, चेस्टनट हो गया, ठीक है, चेस्टनट हो गया, सहतूत हो गया, बिलो हो गया। सहतूत एक हो, तो बिलो जो होता है ना, इसकी लकड़ी जो होती है बहुत हल्की होती है। इसके बैट को, दो बिलो बैट जो बनते हैं, जम्मू कश्मीर को इसका जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और आपको याद पता होगा, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है, तो मैंग्रोव वन ये भारत में कितना 6740 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, 6740 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड का जानते हो, वर्ल्ड का 7%, तो वर्ल्ड का 7% जो होगा ना, तो इंडिया में पाए जाते हैं ये मैंग्रोव वन, ठीक है। तो और सबसे बड़ा विश्व का, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन सा डेल्टा है, तो वर्ल्ड जो लार्जेस्ट है विश्व का सबसे बड़ा कौन सा, सुंदरवन, ठीक है। तो सुंदरवन का जो डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बनता है बंगाल की खाड़ी में, तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सागौन। चलो, तो ठीक है, तो ये मैप में देखो, तो मैप में आप लिथोरल एंड स्वयं फॉरेस्ट हो गए, तो यहाँ पे जो एरिया देखो ये मैंग्रोव वन का, ठीक है, तो ये पूरा मैंग्रोव वन का माउंटेन मतलब फॉरेस्ट वाला का, जहाँ पर पर्वतीय इलाका, तो ये पर्वतीय इलाका पूरा माउंटेन फॉरेस्ट का है। ट्रॉपिकल थॉर्न मतलब कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो कांटेदार वन हो गए ये राजस्थान, गुजरात, ठीक है, तो और ये थोड़ा इधर पाया जाता है। और ये डेसीडियस मतलब पर्णपाती वन, ये पूरा मिडिल ईस्ट, जो मिडिल इंडिया है ना, तो पूरा पर्णपाती के लिए जाना जाता है। और ईवरग्रीन ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। तो ये आपको मैप से देख के ध्यान रखना है एरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को के रूप में किस रूप में जाना जाता है पृथ्वी, अच्छा इसकी अर्थ की इंटीरियर देखना है हमें, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ मतलब अर्थ की स्ट्रक्चर जानते हैं। इसको देखो कई प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। इसको एक तो केमिकल डिवीज़न, ये जो है ना हमारा केमिकल डिवीज़न, एक तो केमिकल डिवीज़न के रूप में बांटा गया, ठीक है, तो यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल डिवीज़न, तो केमिकली डिवाइड किया गया है और फिजिकली डिवाइड किया गया, फिजिकली, ठीक है। तो दो तरीके से डिवाइड किया गया। केमिकल में कौन कौन से डिवीज़न है, तो केमिकल में लिखो आप, ये देखो केमिकल में हो गया क्रस्ट हो गया टॉप, फिर क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। तो क्रस्ट हो गया, मेंटल को हो गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 पार्ट में केमिकली डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे टॉप वाला जो होता है ना इलाका, मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। तो ये जो इलाका है देखो, ये क्रस्ट है, मैं आपको यहीं बना के ही दिखा देता हूँ, देखो। तो ये टॉप पे जो क्रस्ट है पूरी आपकी, ठीक है। तो क्रस्ट में रुकना ऐसे नहीं, ठीक है, तो ये ऐसे, तो ये तो ओशियानिक क्रस्ट है, मतलब ओशियन के नीचे जो क्रस्ट पाई जाती है वो पतली होती है, और जो आपकी नॉर्मल क्रस्ट है मतलब वो मोटी होती है, क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट में यहाँ पर पानी का भराव होता है, तो इस वजह से ये पतली होती है, काफ़ी इसका छाटा हो चुका होता है, ठीक है। तो क्रस्ट हो गया, फिर टॉपर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई, तो क्रस्ट हो गया, मतलब भूपर्पटी होगी, उसको क्या कहते हैं, बाहरी भाग को भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका भूपर्पटी हो गया। देन मेंटल होगा, इसको अपर एंड लोअर दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ओशियानिक क्रस्ट हो गया, ये नॉर्मल क्रस्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओशियानिक वाली पतली होगी, देन उसके नीचे अपर मेंटल, देन लोअर मेंटल, देन आउटर कोर, देन इनर कोर। और इनमें मेनली क्या पाया था देखो, तो इसका एक आपने सियाल सीमा निफे पढ़ा होगा, तो सियाल सीमा निफे, ठीक है। तो ये इनका निफे, सॉरी ये कोड वर्ड है, इनको याद रखना। तो सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है ऊपरी क्रस्ट में, ठीक है। सिलिकॉन एल्युमिनियम सियाल हो गया, मेंटल में क्या पाया जाता है, सीमा, तो सिलिकॉन मैग्नीशियम पाया था, और कोर में क्या आता है, निकिल और आयरन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, सियाल सीमे निफे, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलो, अब देखो, अब ये फिजिकल डिवीजन कैसे होता है, फिजिकल डिवीजन इसमें क्या किया गया, इसको कितने भागों में बांटा गया, तो एक लिथोस्फीयर हो गया, पहला लिथोस्फीयर हो गया, ठीक है, तो ये नोट करो। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया एस्थेनोस्फीयर, दूसरा हो गया एस्थेनोस्फीयर, तीसरा हो गया मेसोस्फीयर, ठीक है। मैं इसका अलग से नोट्स नहीं दूंगा, ऐसे ही आपको समझना है। और ये चौथा हो गया बेरीस्फीयर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर हो गया, एस्थेनोस्फीयर हो गया, मेसोस्फीयर एंड बेरीस्फीयर, 4 भागों में बांटा गया है। अब इनको 4 भागों में कैसे, तो देखो अपर कोर, सॉरी, तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल मतलब इसमें क्या क्या आएगा, आपका क्रस्ट आएगा प्लस अपर मेंटल, तो क्रस्ट एंड अपर मेंटल को क्या कहते हैं, हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्रस्ट एंड अपर मेंटल को मिला के लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, और लगभग 100 किलोमीटर इसका होता है,
ठीक है। आप इसको ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए ऐसे ही पूरा काफ़ी अच्छा है। मेरे नोट्स, खुद के नोट्स हैं ये, ठीक है। तो एस्थेनोस्फीयर दूसरे नंबर पे एस्थेनो होता है, जो लिक्विड प्लस सॉलिड मेंटल होता है। देखो यहाँ पर मेंटल में कुछ भाग लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है, ठीक है, बट पूरा मेंटल नहीं, ठीक है। तो जो लिक्विड प्लस सॉलिड, तो कुछ पार्ट होता है अपर मेंटल का, इसमें पूरा अपर मेंटल भी नहीं होता, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल का कुछ पार्ट या अपर मेंटल ही, तो ये एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। उसके नीचे जो जितना भी मेंटल बचता है, मेंटल का इलाका जो भी बचता है मतलब, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर। तो ये तीनों लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ठीक है, इसमें समझ गए आप। देन बेरी स्फीयर क्या होता है, जो कोर वाला इलाका होता है, लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रेशर होता है तो सॉलिड बन जाता है, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बहुत इंक्रीज हो चुका होता है। तो ये आप इसको याद रखिएगा, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बेरी स्फीयर, 4 भागों में फिजिकली इसको डिवाइड किया गया अर्थ को, ठीक है। अच्छा, अर्थ में डिसकॉन्टिन्यूटी भी आपको मतलब अलगाव की नीति, मतलब जहाँ मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन जोन होता है इन अर्थ इंटीरियर। जो भी ट्रांजिशन जोन होगा, मतलब ट्रांजिशन, ये लिखो ट्रांजिशन जोन, जो भी ट्रांजिशन जोन होंगे उनको हम डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। मतलब एक टाइप से लेके दूसरे टाइप में प्रवेश करने के जो इलाका है, तो जो देखो कितने प्रकार की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, 5 प्रकार की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये पहली हो गई कॉनरोड डिसकॉन्टिन्यूटी, ये कहाँ पाई जाती है, इन अर्थ, ये मतलब केमिकल करेक्टरिस्टिक में मतलब जो भी डिफरेंस होता है उनके चेंजेस पे हम उसको डिसकॉन्टिन्यूटी के रूप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर कुछ और केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, बट यहाँ पर कुछ और केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती है, तो ये बीच का जो होगा ना, इसको हम डिसकॉन्टिन्यूटी कहेंगे। तो सबसे टॉप पे है कॉनरोड है, देन मोहो है, देन रेपेटी है, देन गुटनबर्ग है, देन लेहमन है। इनको याद रखना है जैसे का ऐसे ही, ठीक है, तो ऐसे ही पूरा याद रखना है, ठीक है। तो कॉनरोड डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पाई जाती है, अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है। मोहो कहाँ पाई जाती है, मेंटल में, ठीक है। और रेपेटी भी अपर एंड लोअर के बीच में रेपेटी होता है डिसकॉन्टिन्यूटी। और गुटनबर्ग कहाँ होता है, लोअर प्लस अपर कोर के बीच में, लोअर प्लस अपर कोर के बीच में गुटनबर्ग, और अपर एंड लोअर कोर के बीच में लेहमन, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखनी है, ठीक है। लिक्विड एंड सॉलिड के बीच लेहमन डिसकंटिन्यूटी होती है। मतलब कोई अगर क्वेश्चन आता है कोर में, अर्थ के कोर में कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, तो लेहमन डिसकंटिन्यूटी होती है, जो अपर कोर और लोअर कोर के बीच में होती है। ऐसे आपको ध्यान रखना है इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है, ठीक है। देखो, तो अशोक कौन से युग का था, तो मौर्य युग का था। अशोक किस काल का था, तो मौर्य युग का अशोक था। अशोक मौर्य युग से संबंधित था। और यहाँ के संस्थापक किसे कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य काल का संस्थापक कहा गया, ठीक है। तो इनका कार्यकाल क्या था, कार्यकाल का था 323 ईसा पूर्व से 298, ठीक है। 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने स्थाई एंड विशाल सेना का साक्ष्य मिलते हैं इनके काल से। तो स्थाई एंड विशाल सेना के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनके बाद किसका शासन आया, तो बिंदुसार। तो बिंदुसार का शासनकाल आया, बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार कब से कब तक थे, तो 298 से 272 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं को किसकी उपाधि मिली थी, इनको उपाधि मिली थी अमित्रघात, मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला, अमित्रघात हो गया, ठीक है। तो मतलब, और ये सीरिया के शासक से इन्होंने क्या क्या मंगाया था, इन्होंने यही हैं जिन्होंने सीरिया के शासक से, तो सीरिया शासक से क्या मंगाया था, सीरिया शासक से इन्होंने मंगाया था मीठी मदिरा। 3 चीज़ें मंगाई थी, मीठी मदिरा हो गई, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, तो मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, और कौन सा, और एक दार्शनिक मंगाया था। तो उसने क्या किया था, दोनों चीज़ भेज दी बट दार्शनिक को नहीं भेजा, ठीक है। मदिरा आ गई, अंजीर आ गई, बट दार्शनिक को नहीं भेजा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने मंगाई थी सीरिया के शासक से, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मौर्य युग की कैपिटल क्या थी, कैपिटल यहाँ की पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी यहाँ की कैपिटल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैपिटल क्या हो गई यहाँ की, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यहाँ की कैपिटल थी, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, अच्छा, अशोक के बारे में अब करते हैं। तो अशोक का क्या सीन है, इस स्लाइड में करते हैं, आ जाओ। तो अशोक के बारे में सब कुछ जानना है। अशोक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो अशोक के बारे में लिखो। अच्छा, इनके अभिलेख आए हैं इनके बारे में, तो इनका शासनकाल पहले लिखो। शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व, ठीक है। 268 से 232 ईसा पूर्व, मतलब कहा जाता है इन्होंने अपने 99 भाइयों को मृत्यु की, बट ऐसा कोई साक्ष्य कुछ नहीं मिला इनका, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके कई नाम हैं, इनको किस किस नाम से जाना है, इनको प्रियदर्शी राजा के नाम से जाना जाएगा। ये क्वेश्चन सीरियल ने 2024 में पूछा था, प्रियदर्शी राजा किसको जाना गया, तो ये अशोक थे। प्रियदर्शी राजा हो गया, इन्हीं को देवा नाम प्रिया, ठीक है, देवा नाम प्रिया, तो देवा नाम प्रिया के नाम से जाना गया, ठीक है, तो यही है। और ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान रखना। अच्छा, इनके अभिलेखों के बारे में हमें मेनली करना है इस क्वेश्चन में। तो इनके अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसे मिला है, तो 1837 में सबसे पहले किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप ने इनके अभिलेख पढ़े, ठीक है, सबसे पहले पढ़ने का श्रेय इन्हीं को मिलता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था, क्योंकि 1800 कलिंग का युद्ध इन्होंने किया था। तो कलिंग का युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध कब किया था, 261 ईसा पूर्व, ठीक है, 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। और ये इस युद्ध के बारे में 13वें अभिलेख में खूब बातें जानने को मिलती हैं, ठीक है, 13वें अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन है आपका। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष को धम्म घोष में बदलने का आदेश दिया, ठीक है, तो भेरी घोष को धम्म घोष में बदलने का आदेश दिया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलो, इतने तो हो गया। और क्या है इसमें, अच्छा, यही अशोक ने कौन कौन से सिक्के, तो चांदी और तांबे, तो तांबे एंड चांदी के सिक्के चलवाए अशोक ने, ठीक है, तांबे और चांदी के सिक्के, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महेंद्र और संघमित्रा इनके पुत्र और पुत्री थे, जिनको इन्होंने श्रीलंका भेजा था बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इनके काल में कुछ विभाग बने, सीता अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सीता अध्यक्ष इसका क्या काम होता था, सीता जो होता था ना, कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे, कृषि विभाग के हेड होते थे, ठीक है, तो कृषि विभाग के हेड होते थे। और अकरा अध्यक्ष को क्या कहते थे, अकरा अध्यक्ष कौन होता था, अकरा अध्यक्ष का क्या काम हो, ये खानों का अध्यक्ष होता है, मतलब जो खाने होती थी, जैसे अब जो अयस्क होते हैं उनकी खाने, तो खानों का अध्यक्ष, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अकरा अध्यक्ष इनको कहते थे, ठीक है। और श्रेणी क्या होता था, श्रेणी भी लिख लो, श्रेणी होता था मतलब जो शिल्पियों का संगठन होता है, मतलब शिल्पकार होते थे तो उनका संगठन क्या कहलाता था, श्रेणी, तो शिल्पियों का संगठन, ठीक है, शिल्पियों का संगठन कहलाता था श्रेणी। और कौन सा हो गया, निगम, तो निगम क्या होता था, निगम होता था व्यापारियों का संगठन, ठीक है, तो निगम होता था व्यापारियों का संगठन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधे आपके एग्जाम में दिख सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए अशोक के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, इसका उल्लेख 13वें अभिलेख में है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता। देखो, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में देखना है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके पहले हेड कौन थे, ये सब बातें इसके लिए इम्पोर्टेंट है। किस एग्रीमेंट से इसकी स्थापना हुई, तो इसकी देखो, पहली बात तो ये एक प्रकार का स्वायत्त विधिक संस्था है, ठीक है, तो स्वायत्त विधिक संस्था है, ये आपको पता होना चाहिए, स्वायत्त विधिक संस्था होनी चाहिए, ठीक है, संस्था है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, और भारत में देखो, इसको NHRC के नाम से जानते हैं, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारत में इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। और ये किससे प्रभावित थी, तो ये प्रभावित थी पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस सम्मेलन से, ठीक है, पेरिस सम्मेलन। तो पेरिस सम्मेलन 1993 से प्रभावित होकर इसकी स्थापना की गई थी भारत में, ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। ये एक, और इसके पहले हेड कौन थे, तो फर्स्ट हेड कौन थे, तो फर्स्ट हेड इसके कौन थे, तो फर्स्ट हेड बनाए गए थे श्री रंगनाथ मिश्र को। तो श्री रंगनाथ मिश्र जी को फर्स्ट हेड, पहला हेड बनाया गया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब चलो करते हैं, तो NHRC इंडिया, इसके बारे में सब कुछ जानना है। तो NHRC इसका कौन होता है, क्या सदस्य हैं, पहले तो वर्तमान हेड का नाम लिखो, वर्तमान हेड कौन है, तो वर्तमान हेड का नाम लिखो। तो वर्तमान हेड हैं अभी हमारे कौन थे बताओ, बी सुब्रहण्यम, बी राम सुब्रहण्यम, ठीक है, तो बी राम सुब्रहण्यम। तो अभी हाल ही में कौन हेड है हमारे, बी राम सुब्रहण्यम जी हमारे NHRC के वर्तमान हेड हैं, ठीक है। और टर्म कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है इनका, जो हेड होते हैं, ये सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 3 साल होता है या 70 साल, जो भी पहले पूरा होता है तो वो इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो ये, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, मतलब ये जो सदस्य होते हैं, इनकी सदस्य या हेड होते हैं, नियुक्ति करने वाला कौन होता है, राष्ट्रपति एक समिति का गठन करता है, उसी समिति के सिफारिश पर होता है। तो मेनली कौन, राष्ट्रपति जिम्मेदार होता है इनकी सिफारिश नियुक्ति के लिए, ठीक है। चलो,
अच्छा, एनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। अब चलो इसके मेन जो क्वेश्चन पूछा गया, सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, सदस्य कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक हेड होता है प्लस 5 सदस्य होते हैं, 1 + 5, ये आपकी व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। तो देखो 5 में से कौन होते हैं? एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पक्का ही है। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कोई भी हो सकता है, बट हाई कोर्ट का सिर्फ मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये हो गए। और इसमें एक महिला कंपलसरी है, ठीक है, एक महिला कंपलसरी है। बाकी जो भी होते हैं अन्य नियुक्ति जो उनका मानवाधिकार से संबंध होता है, तो अन्य व्यक्ति जो भी अन्य व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो अन्य व्यक्ति जिनका मानवाधिकार से जो मतलब मानवाधिकार से संबंध रखते हैं, तो मानवाधिकार से संबंध रखने वाले व्यक्तियों का भी इसमें सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 1 + 5 सदस्य होते हैं, तो ये आपका कन्फर्म आंसर हो गया। तो इसमें जिला अधिकारी आपका सदस्य नहीं बन सकता, तो ये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ईस्टर त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ये बताओ भाई, ईस्टर त्यौहार के बारे में बताओ। तो ईस्टर त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ईस्टर मेनली किसका त्यौहार है, आपको कुछ पता है? ईस्टर मतलब ईसाई, ठीक है। तो ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है ईस्टर, ठीक है। तो ईस्टर त्यौहार जो है ईसाइयों का ईसाई त्यौहार है एक प्रकार का। अच्छा, इसमें होता क्या है, कब मनाया जाता है? तो ये ईसा मसीह का ये जो होता है ईस्टर त्यौहार ना, ये ईसा मसीह के पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ईसा मसीह जो हुए हैं, तो ईसा मसीह के पुनरुत्थान के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब पूछा तो नहीं जाना चाहिए, बट आपको पता है तो पता रखना चाहिए, ठीक है। चलो, तो पुनरुत्थान के लिए इनका जाना जाता है। ईसा मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ था, इसके लिए पुनरुत्थान का जश्न मनाने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो पुनरुत्थान का जश्न मनाने के लिए ये त्यौहार होता है। और मेनली इस बार कब होगा? इस बार होगा 20 अप्रैल को होता है, ठीक है। तो अप्रैल का संडे होता है, उसी में होता है। और इसमें क्या होता है, आशा एंड नए जीवन का प्रतीक माना जाता है इसको, आशा एंड नए जीवन का प्रतीक माना जाता है। और ये मेनली किसका? ईसाइयों का त्यौहार है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नए जीवन का प्रतीक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा, ईसाइयों को और कौन कौन से प्रमुख त्यौहार है? एक तो क्रिसमस भी हो गया, इनका त्यौहार कौन सा है? एक क्रिसमस में है। क्रिसमस आपको पता है 25 दिसंबर को होता है, 25 दिसंबर है ना, क्रिसमस हर साल सेलिब्रेट होता है 25 दिसंबर को। और गुड फ्राइडे भी इन्हीं का त्यौहार है, गुड फ्राइडे, ठीक है। तो गुड फ्राइडे, तो ये कुछ और त्यौहार इनका भी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ईसाई। अच्छा, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का, तो सिखों का प्रमुख त्यौहार है आपका इनका बैसाखी। बैसाखी का त्यौहार ये लोग बहुत ही धूमधाम से आयोजित करते हैं, बैसाखी का त्यौहार। क्योंकि ये कब मनाए, इस बार 13 या 14 अप्रैल को होता है, मेनली 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह द्वारा, तो गुरु गोविंद जो हुए हैं, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा इन्होंने 1699 में, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ में, तो खालसा पंथ की स्थापना, तो इसी के उपलक्ष्य में इस बैसाखी त्यौहार को सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का फसल उत्सव भी है, ठीक है। तो फसल उत्सव के रूप में भी सेलिब्रेट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फसल उत्सव। अच्छा, और कौन कौन से सिख त्यौहार हैं? सिख त्यौहार कौन कौन से? एक गुरु पर्व हो गया, तो गुरु पर्व भी इन्हीं का त्यौहार है। और होला मोहल्ला, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी ने खुद पूछा है होला मोहल्ला, ठीक है। तो होला मोहल्ला त्यौहार किसका है? ये भी सिखों का ही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कुछ त्यौहार। अच्छा, पारसी का त्यौहार कौन सा? पारसी का मेन त्यौहार बताओ। पारसियों का मेन त्यौहार एक तो हो गया नवरोज, आप जानते होंगे, इनका नया साल का त्यौहार होता है नवरोज, इनका न्यू ईयर फेस्टिवल है पारसियों का, ठीक है। 9 वर्ष फेस्टिवल है नवरोज इनका। और एक पतेती नाम का फेस्टिवल है, इन्हीं का ही है, ठीक है। तो ये भी आपको कुछ त्यौहार ध्यान रखने हैं इन सब के बारे में, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? ये क्वेश्चन, अच्छा चलो, नदियों वाले क्वेश्चन सेक्शन से है, चलो इसको देख लेते हैं पहले। तो देखो कुछ प्रयाग हैं, आपको सब प्रयाग, कर्णप्रयाग, जितने ऑप्शन हैं सबके बारे में देखना है। मैं अभी मैप से समझाऊंगा। तो कर्णप्रयाग किसका किसका संगम होता है? देखो अलकनंदा, मैं यहाँ मैप में दिखा देता हूँ पहले। देखो ये जो अलकनंदा रिवर है यहाँ से निकलती है, ठीक है। अलकनंदा बद्रीनाथ धाम से निकलती है, और ये निकलते 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 आखिर में गंगा हो जाती है, ठीक है। अब देखो अलकनंदा में बहुत सारी नदियाँ आके मिलती है, धौली गंगा मिलती है, वहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है, ठीक है। तो देखो यहीं पर लिखते जाओ तुम लोग, ठीक है। धौली गंगा, विष्णु प्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा प्लस धौली गंगा,
ठीक है। तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा, मतलब अलकनंदा में जहाँ भी धौली गंगा मिल गई तो उसको, उस स्थान को क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं, ठीक है। अलकनंदा में धौली गंगा। और कर्ण प्रयाग कहाँ कहते हैं, जब अलकनंदा में, अलकनंदा प्लस पिंडर गंगा, अलकनंदा में ही पिंडर गंगा जब मिलती है, ठीक है। तो अलकनंदा में पिंडर गंगा जब मिलती उसको कर्ण प्रयाग। और देव प्रयाग क्या होता है, तो अलकनंदा, अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी, मैं भी मैप दिखाऊंगा, परेशान मत होइए। तो भागीरथी नदी जब मिलती है तो उसको देवप्रयाग कहते हैं। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं। तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी जब रुद्रप्रयाग अलकनंदा में मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैप देखो कौन कौन से फेमस है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ये विष्णु प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग कहाँ, जब धौली गंगा मिलती है अलकनंदा में, ठीक है। दूसरा नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग आपका कहाँ, नंदाकिनी में। नंद प्रयाग अच्छा इसमें नहीं किया गया, चलो कोई बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो नंदाकिनी नदी जब नंद प्रयाग अलकनंदा में मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। और पिंडर गंगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, पिंडर गंगा, इसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। पिंडर गंगा जब अलकनंदा में मिलती है इसको कर्ण प्रयाग। और फिर जब मंदाकिनी नदी, ये मंदाकिनी फेमस नदी है, ये जब मिलती है इसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी अलकनंदा में जब मिलेगी उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। और भागीरथी नदी, जब ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है देवप्रयाग का, ठीक है। देवप्रयाग, भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है उसको देवप्रयाग कहते हैं। अच्छा, यमुनोत्री से इधर यमुना निकलती, बाद में जाके गंगा में मिल जाती। तो गंगा का उद्गम अगर पूछेगा तो आपको गंगोत्री बताना है, भागीरथी नदी, इसी को फिर आगे चल के गंगा कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो क्या क्वेश्चन था, भागीरथी और अलकनंदा नदी, तो भागीरथी और उसको देवप्रयाग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। अच्छा, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ, वाइस प्रेसिडेंट, आपका वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम पिछली क्लास में सब कुछ कर चुके हैं, आज वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं भैया। एक तो पहले आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल 63 में क्या कहा गया है, तो एक वाइस प्रेसिडेंट होगा ऑफ इंडिया, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 63। एक 64 भी आपका इंपॉर्टेंट है। 64 में क्या होगा, ये राज्यसभा का सदैन पद, राज्यसभा का जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। फिर 67 नंबर, ये आर्टिकल 67 में टर्म कितनी होगी, मतलब कार्यकाल कितना होने वाला, 5 साल होगा उपराष्ट्रपति का। फिर 69 में ओथ कौन दिलाएगा, ओथ दिलाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेगा। ये आपको ये सब आर्टिकल ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है। अब कुछ और पद देखते हैं हम लोग। देखो, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बताओ, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शपथ दिलाने वाला कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और त्यागपत्र किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को त्यागपत्र देता है, ठीक है। ये आपका कन्फर्म हो गया। उच्चतम न्यायालय के, मतलब जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो शपथ, उनको शपथ कौन दिलाता है, उनको शपथ दिलाने वाला प्रेसिडेंट है आपका, ठीक है। उसको शपथ कौन, प्रेसिडेंट दिलाता है। और त्याग पत्र भी ये प्रेसिडेंट को ही देते हैं, ठीक है। तो त्याग पत्र भी ये प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और राज्यपाल त्यागपत्र लेकिन देता है किसको, प्रेसिडेंट को। तो राज्यपाल त्यागपत्र प्रेसिडेंट को ही दे सकता है, ठीक है। चलो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के बारे में बताओ। कैग ये किसके सामने शपथ लेते हैं, कैग लेते हैं शपथ प्रेसिडेंट के सामने। तो प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलाता है और ये प्रेसिडेंट को ही अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ये लोग अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बताओ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश क्या है, तो ये शपथ इनको दिलाने वाला कौन है, गवर्नर, मतलब गवर्नर या राज्यपाल इनके शपथ दिलाता है। और बट ये क्या करते हैं, त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है। संसद के जो सदस्य होते हैं वो शपथ किसके सामने लेते हैं, संसद के सदस्य ये प्रेसिडेंट के सामने ही शपथ लेते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। संसद का सदस्य प्रधानमंत्री भी होता है तो ये भी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये भी प्रेसिडेंट के सामने अपनी वो लेगा, शपथ लेगा, ठीक है। चलो, और संसद के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, जो भी अध्यक्ष होता है। लोकसभा के होंगे तो लोकसभा अध्यक्ष को, और राज्यसभा के होंगे तो राज्यसभा सभापति को, ठीक है। अपने अध्यक्ष को ये लोग, मतलब अपने हेड को, अपने संसद के हेड को, अध्यक्ष को ये त्यागपत्र देते हैं। पर प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को ही देता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को
सामने त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति के बारे में बताओ। उपराष्ट्रपति शपथ तो प्रेसिडेंट ही दिलाता है ना, अभी हमने किया। राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। तो ये आप इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सब शपथ और त्यागपत्र के बारे में मैंने सब कुछ करा दिया यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 विचारधाराओं में विभाजित हो गया? अब ये बताओ, ये क्वेश्चन है आपका ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में बताओ ये क्या है, कैसे है। तो बौद्ध धर्म के बारे में करना है। बेसिकली हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानना पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो बौद्ध धर्म के बारे में बताओ भाई। तो बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानते हो, ये किससे रिलेटेड था? तो गौतम बुद्ध से। तो बौद्ध धर्म किससे रिलेटेड था? ये गौतम बुद्ध से मेनली रिलेटेड था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? प्रथम प्रवचन, इसको किस नाम से जानते हैं बताओ? प्रथम प्रवचन जो हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। इसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन ये कहाँ दिया था इन्होंने अपना प्रथम सारनाथ में, ठीक है। तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। चलो फिर क्या हुआ? इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान प्राप्ति का स्थान कौन था? ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में, ठीक है। तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, बोध गया, ठीक है। किस नदी के किनारे थे? निरंजना नदी, ठीक है। निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको। और इनका निधन कहाँ हुआ फिर? इनको निधन इनका हुआ कहाँ? कुशीनगर में, ठीक है। तो कुशीनगर में इनका निधन हो गया। कुशीनगर इनका निधन हो गया, जिसको हम क्या किस घटना के नाम से जानते हैं? तो महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण के घटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखो इतनी बातें आपको। अब गौतम बुद्ध के बारे में आपको सारा सारांश पता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। और बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग भी इस बौद्ध धर्म की देन है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग जो है ना, ये बौद्ध धर्म की देन है, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो ये भी आपको यह ध्यान रखना है। अच्छा, बौद्ध धर्म में आपको त्रिपिटक हुए थे, त्रिपिटक है ना, त्रिपिटक हुए थे। तो ये इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो त्रिपिटक कौन कौन से थे? तीनों। पहला हो गया सुत्त पिटक, तो पहला हो गया सुत्त पिटक हो गया। दूसरा हो गया विनय पिटक, तो सुत्त हो गया, विनय पिटक हो गया। तीसरा कौन सा है? अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो 3 पिटक हुए। तीनों के बारे में याद क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किससे रिलेटेड थे। तो 3 पिटक हो गया, ठीक है। तीनों पिटक के बारे में आंसर करते हैं। तो सुत्त पिटक में क्या है? तो बुद्ध के जो भी उपदेश हैं, तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन क्या कहलाया? सुत्त पिटक। बुद्ध के उपदेश, ठीक है। तो बुद्ध के उपदेश जो भी होंगे वो सुत्त पिटक कहलाए। अब विनय पिटक क्या कहलाए? विनय पिटक में क्या है? जो नियम एंड निषेध, जो भी नियम है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, नियम एंड निषेध थे, मतलब नियम और निषेध मतलब क्या नहीं करना। तो नियम एंड निषेध का संकलन विनय पिटक कहलाया, ठीक है, संकलन। और अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक में है आध्यात्मिक विचारों का संकलन, ठीक है। तो आध्यात्मिक विचार किस में है? तो कन्फ्यूजन आपका सुत्त और विनय में ही होगा, तो ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। पूछा गया था सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, मतलब बुद्ध के उपदेश किस में संकलन है? तो सुत्त, विनय, अभिधम्म, ये सब ऑप्शन में थे, ठीक है। तो ये आपको मार्क करना था। ये आपको तीनों पिटक याद रखने हैं, ठीक है। अब आओ करते हैं चारों की बौद्ध संगीतियाँ। जो भी बौद्ध संगीतियाँ थी, बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है। तो चारों बौद्ध संगीतियाँ कर लेते हैं। चारों से कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सॉरी, कब हुई थी पहले? तो इसको लिखो 483। तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। ये हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये राजगृह में हुई थी। राजगृह में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? यहीं पर लिखो पहले, अध्यक्ष और राजा या शासक, ठीक है। तो राजा या शासक कौन था, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप। पहली जो बौद्ध संगीत थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप जी अध्यक्ष थे। और किसके शासन काल में हुई थी? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। मैं भी एक ट्रिक बताऊंगा इसकी, आप ध्यान रखिएगा उससे, हाँ। चलो, दूसरी कहाँ हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शाब कमीर। तो शाब कमीर जी इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासन काल में हुई थी? तो कालाशोक। तो कालाशोक के शासन काल में हुई थी, ठीक है। और तीसरी कहाँ हुई थी? तीसरी कब हुई थी पहले? तो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, जो मौर्यों की राजधानी थी, है ना। मोगलीपुत्र तिष्य। तो
इसके अध्यक्ष थे और ये किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के। ठीक है, तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में इसका आयोजन कराया था। चौथा कहाँ हुआ था? चौथा हुआ था आपका पहले 1998 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कुंडलवन। ठीक है, तो कुंडलवन जो कि कहाँ है? कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे, वासुमित्र इसके हेड थे। और ये किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कनिष्क। तो ये आपको ध्यान रखना है चारों। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है? राज वैशाली को लेके पाटलिपुत्र गया और कुंडली लगा ली। ठीक है, समझ गए? तो राज वैशाली को लेके पाटलिपुत्र गया, कुंडली लगा ली। ऐसे इस ट्रिक से आप याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा आई थिंक। ठीक है, चलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास यार। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी मेहनत लगती है इस क्लास को बनाने में, तो इतना तो कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।